नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लोक। ये एपिसोड भारत लोक की एक विशेष प्रस्तुति है जो हाल-फिलहाल में चल रही खबरों को लेकर जिस पर हम लोग विशिष्ट रूप से चर्चा करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं प्रवेश त्यागी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट अभी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं नवेंदु प्रकाश सिंह जो कि लखनऊ से हैं और राजधानी की हर खबरों पर, उत्तर प्रदेश की हर खबरों पर उनकी नज़र रहती है। आज के मुद्दे के बारे में हम आपको बता दें कि आज का मुद्दा संभल का मुद्दा है। संभल में जिस तरीके से जो वहाँ पर हिंसा हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक जो होड़ लगी है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल संभल हिंसा में जो पीड़ित परिवार थे, मृतकों के परिवार थे, उनसे मुलाकात की, वो तस्वीरें सामने आई, उसकी चर्चा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और उन तस्वीरों को उत्तर प्रदेश की राजनीति के रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रवेश त्यागी जी से कि सर कैसे देखते हैं आप वो तस्वीरें जो कल शाम सोशल मीडिया पर आई जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो संभल हिंसा में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? देखिए गौरव, निश्चित रूप से हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं और जहाँ तक बात संभल की है तो संभल की एक हिंसा जो है वो बड़ी हिंसा है क्योंकि उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोगों की जान गई है। तो संभल हिंसा के मामले में जिस तरीके से विपक्ष को रोका गया है, जाने से रोका गया है, जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता जाना चाहते थे संभल में, और 24 तारीख की घटना के बाद अगर आज हम बात करें, 11 तारीख आज हो गई है, तो लगभग 20 दिन का अरसा गुजर जाता है। लगभग 20 दिन का जो यानी कि 2 सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासन या सरकार किसी विपक्ष के नेता को वहाँ पीड़ितों से भी मिलने नहीं देना चाह रही है, तो इसके पीछे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी बड़ी साजिश है, ऐसा बड़ा कोई मामला संभल में हुआ है जिसको कहीं न कहीं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं मुस्लिम जो मतदाता है उनकी अपनी एक ताकत है, एक पहचान है। और यही ताकत की ही बदौलत मुस्लिम मतदाता की ये है कि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी है। आज समाजवादी पार्टी लोकसभा में पहले नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो ये कहीं न कहीं उसमें मुस्लिम मतदाता की भूमिका जो है वो बहुत अहम है। इस लिहाज से ये पूरा जो बेल्ट है, जो मुरादाबाद मंडल का जो पूरा इलाका है, ये कहीं न कहीं एक बड़ा इलाका है और इसे मुस्लिम पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और राजनीतिक लिहाज से ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, वो बहुत अहम है और बहुत अहमियत रखता है। अगर समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर दल हैं या जिनको कह सकते हैं कि जो सेक्युलर फोर्सेस हैं राजनीति में, अगर वो कहीं न कहीं इनके साथ से मुसलमानों का एक साथ छूट जाता है इन पार्टियों से, तो कहीं न कहीं इनकी स्थिति क्या होगी, दुर्दशा क्या होगी, इसका अंदाज़ा सब बखूबी लगा सकते हैं। और इसके परिणाम आपको देखने को भी मिले हैं कि कहाँ-कहाँ, किस राज्य में या किन-किन चुनाव में क्या स्थिति रही है। जब जिस पार्टी से मुसलमान छिटका है तो उसकी क्या स्थिति आ गई। कांग्रेस से मुसलमान छिटका तो 35-36 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं बना पाई। आज यही स्थिति है कि 2 विधायक रह गए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तालमेल किया, तो वो ताकत इकट्ठा हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो 6 लोकसभा की सीटें कांग्रेस भी जीत गई और 37 समाजवादी पार्टी भी जीत गई। बसपा से छिटका, बसपा के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है तब का, तो कहीं न कहीं आज आप बसपा की ताकत देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है, बसपा के हालात देख लीजिए, उनका पॉलिटिकल स्थिति देख लीजिए कि आज बसपा कहाँ खड़ी है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि जो मतदाता है, मतदाता की अपनी एक ताकत है और इस ताकत को पाने की कोशिश, इस ताकत को पाने की होड़ हर दल करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा भाजपा दूसरी ताकत के साथ राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। उसकी होड़ जो है वो दूसरी ताकतों को पाने की, और उस ताकत में वो काफ़ी हद तक कामयाब होती भी दिखाई दे रही है। आपने जिस तरीके से देखा कि लगातार इस तरह के नारे जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम मंत्री हो, देते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं न कहीं सब अपनी ताकतों को बैलेंस करने के लिए, ताकतों को अपनी बढ़ाने के लिए, राजनीतिक एम्पावरमेंट, अपना खुद का सशक्तिकरण करने के लिए कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई देती है। और जहाँ तक घटना हुई, तो घटना की बात मैं अगर करूँ, तो कहीं न कहीं पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। चाहे वो राजनीतिक रूप से लगे, क्योंकि राजनीति तो आज हर जगह है, राजनीति कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ राजनीति नहीं है। हर जगह सियासत है, तो सियासत के बगैर आज के समय में
कुछ भी हो पाना देश में, मुझे तो नहीं लगता कि मुमकिन है। तो ऐसे में सत्ता और हो या विपक्ष हो, तो कहीं न कहीं पीड़ितों के ज़ख्मों पर मरहम लगना चाहिए और जो प्रयास कांग्रेस करती हुई दिखाई दी है, ये तस्वीरें दिखाई देनी चाहिए। आपने देखा कि सरकार का भी कोई डेलीगेशन, कोई नुमाइंदा पीड़ितों से मिलने नहीं पहुँचा है। जिस तरीके से बहराइच की हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री तुरंत बुला के बात करते हैं, दूसरे तमाम मामलों में मुख्यमंत्री बुला के बात करते हैं, मुआवजा भी देते हैं, कहीं न कहीं जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया जाता है, वो मरहम लगाने का काम संभल में होता नहीं दिखाई दिया। तो कहीं न कहीं जी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अगर बिल्कुल। कांग्रेस काम को नहीं करेगी तो कहीं न कहीं फिर चीज़ों में फ़र्क क्या रह जाएगा? जो राजनीति के भी अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं और उस सिद्धांतों पर, उस मापदंडों पर चलने की आवश्यकता है कहीं न कहीं, क्योंकि सरकारें जो है, वो कहीं न कहीं जनता के लिए ही बनती हैं। और लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो ये है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया जो जनता के लिए जो राज है, वो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं और कांग्रेस ने ये पहल की है तो इसका स्वागत होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस, देखिए राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? लेकिन कहीं न कहीं जी, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बिल्कुल। ज़रूरत है, चाहे सरकार हो या जी, विपक्ष हो, उनको मरहम लगाने की ज़रूरत है और संभल को शांति की राह पर लाने की ज़रूरत है। और सा संभल ही नहीं, जितने भी तमाम शहरों में इस तरीके की कोई छुट-पुट की चीज़ें दिखाई दे रही हैं या विवाद बढ़ते गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी मरहम रखने की ज़रूरत है, कहीं न कहीं शांति जी, व्यवस्था को, रमेश भाई, कानून व्यवस्था की बेहतर करने की ज़रूरत है। जी। मैं सवाल लेना चाहूँगा नवेंदु सिंह जी से, जो कि लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजधानी की खबरों पर पैनी नज़र रखते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सर, ये जो तस्वीरें कल सामने आई, जो संभल हिंसा में जो पीड़ित परिवार थे, जो मृतक परिवार थे, वो राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आए। इसको आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे देखते हैं, जहां एक और समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, वो दोनों मुस्लिम हितैषी और मुस्लिम वोटर के पक्ष में बोलने की बात करती है? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आने वाले समय में इसका किस तरीके से प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है? संभल के पीड़ित राहुल राहुल गांधी ने पहली बार कोशिश की थी, जिनको कि वहाँ गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था, वहाँ से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और संभल के सांसद हैं, उनको भी वो संभल के निवासी होने के बावजूद उनको संभल जाने नहीं दिया गया, हालाँकि उनके ऊपर तमाम सारे मुकदमे भी ठोक दिए गए हैं। तो जैसा अभी वह पूर्व के वक्ता परवेज जी कह रहे थे कि उनके ऊपर मलहम लगाने की ज़रूरत है, वास्तव में मलहम लगाने की ज़रूरत है। और संभल के लोगों के साथ ज्यादती हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। रही बात वोट बैंक की, तो वोट बैंक के लिए जैसा अभी आपने उनको सुना कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी, भाई देखिए, हिंदू का एक बहुसंख्यक वोट, जिसको कि आजकल तमाम सारी बातें हो रही हैं, महंगाई है, तमाम सारे और मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक पर्टिकुलर विशेष पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ले दे करके ये मुस्लिम वोट और कुछ अल्पसंख्यक और दलित और कुछ पिछड़ी जातियों के वोटों पर अधिकार करने की दोनों पार्टियों में, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों के बीच में एक होड़ छिड़ी हुई है और उसको कैटर करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये मान करके चलते हैं कि वो वोट बैंक मेरा है। लेकिन राहुल के आजकल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस हिसाब से राहुल गांधी का एक राष्ट्रीय फलक पर खास करके मुस्लिम वोटरों के बीच में जो रुझान बढ़ा है और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें निश्चित रूप से आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जो है वो एक मुसलमानों की पहली पसंद है। लेकिन अल्पसंख्यक वोटों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो राहुल गांधी की तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है। वो चाहता है कि वो राहुल गांधी के साथ जुड़े। संकट इस बात का है कि राहुल गांधी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में संगठन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। पार्टी का रुझान बना हुआ है। संगठन के मामले में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से मीलों आगे है, तो इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अल्पसंख्यकों की पहली पसंद, जैसे अब आपने बताया कि पीड़ित गए थे राहुल गांधी के पास, पीड़ित पीड़ित दिल्ली में जाकर के अखिलेश यादव से भी मिल सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव से नहीं मिले। वो लोग राहुल गांधी से मिले और प्रियंका गांधी से मिले। कुछ तो सोच होगी इसके पीछे। तो निश्चित रूप से उनका रुझान, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनका रुझान राहुल गांधी की तरफ। अच्छा, राहुल गांधी भी तमाम सारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मुस्लिम हो या और तमाम सारी और बिरादरियां हो, चाहे महंगाई की बात हो और अडानी के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, वो एक विवादास्पद मुद्दा हो गया है, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन में एका नहीं है। लेकिन तमाम सारे और मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं, वो राहुल गांधी ही उठा रहे हैं और राहुल गांधी ही उसको एक आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण जी, है कि
बीजेपी के लिए वो आंखों के किरकिरी बने हुए हैं। बीजेपी की मतलब आप उठा करके आप देख लीजिए संसद की गतिविधियां और राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर कोई टारगेट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहा है। सारे आरोप सत्य हैं या असत्य हैं वो एक विवाद का विषय हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही है। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का रुझान कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस पार्टी ही उनके मामलों को उठा भी रही है। तो इसकी वजह से अगर ये देखा जाए तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का सिनेरियो कुछ बदल सकता है इन परिस्थितियों को जी देखते हुए। जी गौरव जी। जी प्रवेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से संभल जाने के मुद्दे पर राहुल गांधी को रोका गया और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि रामगोपाल यादव और उसके बाद आईपी सिंह ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी किया, तमाम जो गठबंधन के थे तब से राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे। इसकी चर्चा शुरू हुई पार्टी के उस बयान से, इसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेता ही नहीं है। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी डर रही है? क्या उसको डर हो गया है कि जो कांग्रेस है उसकी नजर कहीं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर पर, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो डिसाइड करता है कि सरकार आए? गौरव, जी आपकी प्रवेश आवाज जी। पहले तो आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई, लेकिन जितना मुझे समझ आया उस आधार से मैं आपको बता दूं कि अगर अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर समाजवादी पार्टी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया था? अगर मुस्लिम वोटर के खिसकने की इतनी चिंता समाजवादी पार्टी को थी तो उसको कांग्रेस के साथ तालमेल में ही नहीं करना चाहिए था। इस तरह की बातें नहीं होती हैं कि भाई वो वोट खिसकने की खतरा है, ये खतरा है। देखो, राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, और तमाम दलों का प्रयास होता है कि वो अपने लिए जनता के बीच कहीं ना कहीं अपने लिए जनसमर्थन जुटाए और ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करे। क्यों समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है? क्यों समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहती थी? क्यों समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी? क्यों समाजवादी पार्टी राजस्थान में भी ताल ठोकती नजर आई? क्यों समाजवादी पार्टी फिर झारखंड में भी चुनाव लड़ी? क्यों लड़ी? इसीलिए लड़ी ना कि कहीं न कहीं वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, इसलिए उसकी कोशिश है कि तमाम राज्यों में कम से कम उसका संगठन खड़ा हो जाए, उसके कुछ वोट इतना आ जाए कि कहीं न कहीं उसको राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए वो की जो राह जो है उसकी वो आसान हो जाए, इसीलिए तो बनने की कोशिश की जाए। तो तमाम दल ये काम करते हैं कि भाई सबको अपनी पार्टी को चलाना है, सबको अपनी पार्टी को बचाना है और तमाम पार्टियों को कहीं न कहीं आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। जिस तरीके से लंबे समय से कांग्रेस का सूखा उत्तर प्रदेश में है, तो कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और कांग्रेस को पता है कि जिस दिन दलित और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पाले में खड़ा हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सर्वाइव करती हुई उत्तर प्रदेश में भी नजर आएगी। और लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ, तो लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई दिखाई दी। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि एक दूसरी तरफ ये भी है कि राजनीति में जब जिस तरीके से अभी आपने देखा कि ममता बनर्जी के सुर में सुर किस तरीके से मिलाती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खुद चाहती है कि वो नेतृत्व करे या उनके जो नजदीकी लोग हैं वो नेतृत्व करे इंडिया अलायंस का। लेकिन सबसे बड़ा दल इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में जो है वो कांग्रेस है, और ऐसे में कांग्रेस का हक बनता है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी यूपी तक सीमित हो जाएगी, ममता बंगाल तक सीमित हो जाएंगी, लालू बिहार तक सीमित हो जाएंगे, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब तक सीमित है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है इन राज्यों में नहीं है, कांग्रेस देश के तमाम राज्यों में है। आज भी अगर कोई ऐसी पार्टी है वो कांग्रेस ही, जो देश के तमाम राज्यों में है। और कांग्रेस की कोशिश है कि अपने संगठन को दुरुस्त करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, इतना मजबूत राज्य है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का मतलब है कि देश के आधे हिस्से पर आप राज कर रहे हैं। देश में एक बड़ी ताकत है। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में गच्चा खाई, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बनाने में वो पूर्ण बहुमत से चूक गई। अगर उत्तर प्रदेश में पहले जैसा 14 और 19 जैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होता, तो आज उसे ना नीतीश की जरूरत थी, ना नायडू की जरूरत थी, कहीं ना कहीं वो अकेले दम पर ही सरकार बना लेती। तो ये उत्तर प्रदेश की ताकत को हर कोई जानता है, जितने राजनीतिक दल है कि उत्तर प्रदेश की ताकत क्या है और उत्तर प्रदेश में क्यों हर पार्टी जोर लगाती है और आने की कोशिश करती है, घुसने की कोशिश करती है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि ओवैसी भी हैदराबाद से चलकर हैदराबाद में 7 से 8 सीटें ही लड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके 10-10 सीटें लड़ने की तैयारी करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में हर कोई अपने पैर जमाना चाहता है। और राजनीति में तो राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल बने हैं। कोई
राजनीति में इसीलिए कहते हैं कि कोई किसी का जो है जानी दुश्मन या जानी दोस्त तो होता नहीं, कि भाई जानी दुश्मन हो गए या जिगरी दोस्त हो गए। तमाम ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नजदीक थे, कांग्रेस से दूर थे, अब कांग्रेस के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक से दूर हो गए। बहुत से ऐसे दल थे, नेता थे जो कांग्रेस के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी से दूर थे, लेकिन आज वो कांग्रेस के बगलगीर हो गए और भारतीय जनता पार्टी के बगलगीर हो गए और कांग्रेस से दूर हो गए, समाजवादी पार्टी से दूर हो गए। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। इस तरह की बात करना कि भाई ये खतरा है, ये खतरा है, खतरा सबको लगाता रहता है, राजनीति में सबको खतरा रहता है। कोई भी उत्तर प्रदेश में बसपा जैसे हालात, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो उत्तर प्रदेश में बसपा जैसे हालात फिलहाल नहीं चाहती है, क्योंकि आपने देखा कि लूज करने की कोशिश की, जरा से लूज करने की वजह से ही आज बसपा कहाँ खड़ी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बसपा जिस राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री मायावती रही हो, और जो देश का सबसे मजबूत राज्य बसपा का हो, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी आज एक विधायक उत्तर प्रदेश में बसपा का है, विधान परिषद में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, शून्य हो गई है। तो आप ये अंदाजा कर लीजिए कि कहाँ बसपा खड़ी है। तो यही खतरा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी है। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, ये तो तय है। लेकिन ऐसे में ये तो समाजवादी पार्टी को भी देखना है कि कैसे तालमेल बनाना है और तालमेल भिड़ाना है। जिस तरीके से संसद में अडानी के मुद्दे पर समाजवादी चुप है, तृणमूल कांग्रेस चुप है और कांग्रेस का साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब इंडिया अलायंस जो है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है। और ये तालमेल हो सकता है कि गठबंधनों की राड़ तक पहुंच जाए और ये जो गांठ है, ये गांठ जो है वो फूट के तौर पर सामने आ जाए, और फूट जब हो तो फिर टूट स्थिति भी कहीं ना कहीं पैदा होती है। तो ये स्थिति इसीलिए है। आपने देखा कि कांग्रेस ने जैसे ही कांग्रेस को लगा कि महाराष्ट्र की शिवसेना हो या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो, ममता के सुर में सुर मिलाने की बात कर रही है, कहीं ना कहीं नेतृत्व छीनने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस का, विपक्ष इंडिया अलायंस का। तो उसने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में कदम बढ़ा दिए हाथ मिलाने के लिए। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब चीजें चलता है, सामदान दंडभेद जिसे कहते हैं, राजनीति में अपनाया जाता है। और आदमी अगर अपने आप को बचाना है तो कहीं ना कहीं बचाने के लिए मजबूती भी दिखना जरूरी होगा। और संभल को लेकर जिस तरीके की बात आ रही है और जिस तरीके का मामला सामने निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं अब 10 तारीख तक का एक समय था नेताओं का कि भाई 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है। कल 10 दिसंबर का जो अवधि थी, समय अवधि थी, वो पूरी हो गई। अब नेता जो जाना चाहता है जाए, क्यों नहीं जा रहे? अब नेता बिल्कुल एकदम शांत हो गए हैं। सबसे ज्यादा क्या अखिलेश यादव, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जाएंगे? अखिलेश यादव खुद जाना ही नहीं चाहते थे। अखिलेश यादव ने डेलीगेशन भेजा था, डेलीगेशन जाना चाहता था, और वो भी कहीं ना कहीं डेलीगेशन जब पता था कि पाबंदी है, जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने जाने की कोशिश की, तो क्या अखिलेश यादव भी इस तरीके से जाने की कोशिश करेंगे? अगर जाने की कोशिश करते तो अखिलेश यादव के पास तो सबसे पहला समय था। अखिलेश यादव खुद जाने की कोशिश करते, क्यों डेलीगेशन भेज रहे थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी अपने 15 नेताओं का डेलीगेशन भेजने की अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी? खुद जाते, जिसे राहुल और प्रियंका चले। तो एक जी जब बड़ा नेता जाता है तो बड़ा मैसेज जाता है। लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति जब से आप देख रहे हैं कि 2022 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और इस बदलते हुए परिवेश में कहीं ना कहीं जो जब चीजें बदलती हैं तो चीजें एक ही तरफ से नहीं बदलती, दूसरी तरफ से भी बदलती है। तो ये बदलाव दूसरी तरफ से भी दिखाई पड़ रहा है। और ये इसी क्रम में एक चीज और कल घटित हुई है, खबर बहुत बड़ी आई है प्रवेश जी, आप भी जानते होंगे, नवीन जी आज भी। आजम खान ने जेल से एक चिट्ठी लिखी जो वायरल हो रही। कहा जा रहा है कि आजम खान ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने दुख जताया है संभल की घटना पर। कहा है कि जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है वो उतनी मुखरता से जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम वोटर है, उसकी आवाज को नहीं उठा रहा है। और ऐसे में अब आगे आने वाले समय में शायद मुस्लिम समाज मजबूर हो जाए नई लीडरशिप की ओर। बोले और एक चीज और कही है कि मुस्लिम लीडरशिप खत्म की जा रही है। तो नवेंदु जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आजम खान की चिट्ठी आना और उसमें सब बातें कहना? गौरव जी, आजम खान की चिट्ठी से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी, जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है, ऐलान कर दिया उन्होंने। तो अभी जैसे परवेज जी कह रहे थे कि तालमेल की कमी नहीं, विश्वास का संकट है इंडिया गठबंधन में। तो इस टाइप की घटनाएं, जैसे कि अबू आसिम आजमी शुरुआत में वो 12 सीटें मांग रहे थे, बाद में 6 सीटें मांगना शुरू किया, बाद में उनको 2 सीटें छोड़ी गई, 2 सीटों पर लड़े वो। और उसके बाद उन्होंने तमाम सारे किंतु परंतु के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपना संबंध त्याग लिया। तो है क्या कि मुस्लिम लीडरशिप एक अंधेरी सुरंग, मेरे हिसाब से एक अंधेरी सुरंग में है, वो रास्ता तलाश रहा है, वो किधर जाए
ये समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या अन्य ममता बनर्जी हैं या दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है और जो भी विकल्प होंगे उनकी तरफ वो देख रहा है। क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आजम खां भी इसी है क्या कि आजम खां के साथ अन्याय हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आजम खां की लड़ाई को सिंबॉलिक लड़ाई बना दिया गया है। रामपुर मॉडल आज की तारीख में राम चुनाव जीतने का रामपुर मॉडल एक मॉडल हो गया है जिसका कि उपयोग दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उद्धव भाई आप अभी ऐसे अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया था कि तमाम सारे हजारों वोट जो है उनके समर्थकों के वोट वो काटे जा रहे हैं और तमाम सारे बोगस वोट बनाए जा रहे हैं। इसके पहले आपने महाराष्ट्र में सुना होगा एक शिवसेना के या एक नेता है, उन्होंने अपने कॉलेज के तमाम सारे छात्रों को और अध्यापकों को वोटर बना करके बोगस वोट बनाए। इस मामले को उद्धव ठाकरे ने मजबूती से उठाया था, लेकिन उद्धव ठाकरे एक शालीन सौम्य नेता हैं जो कि अपने मुद्दों को एक शालीन तरीके से उठाते हैं, लेकिन उसी मामले को केजरीवाल ने उठाया तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया कि कैसे बोगस वोट बनाए जा रहे हैं। तो एक चुनाव का एक चुनाव जीतने का एक फार्मूला बन गया है जिससे कि लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को एक साथ मिलकर के बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि क्योंकि बीजेपी की चुनाव जीतने की जो मशीनरी है उसका मुकाबला करने के लिए आप एक सैद्धांतिक राजनीति से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बीजेपी के फार्मूले को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको इस टाइप के छल बंद इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि उनकी बुद्धि, जैसे आपको याद होगा कि पार्लियामेंट चुनाव के समय में जेल से छूटने के बाद उन्होंने पहला मुद्दा ही उठाया कि अमित शाह मोदी अगर चुनाव जीत होता है तो 2 साल के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि अगर वो बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो योगी जी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो ये दोनों मुद्दे ऐसे हिट हुए जिसका कि एक बहुत बड़ा बाद में उसको बीजेपी को खंडन जारी करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होना है। तो है क्या कि बीजेपी की जो कुटिल राजनीति है उस कुटिल राजनीति में अगर कोई फिट बैठता है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल फिट बैठते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इवन राहुल गांधी हो, तो इन लोगों के बीच में आपस में तालमेल से ज्यादा विश्वास की कमी है। एक दूसरे पर इन लोगों को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि आपको याद होगा भाई बीजेपी का भी फार्मूला, बीजेपी अपने नेताओं को शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ाती है। अखिलेश यादव का दबाव होता है कि वो कांग्रेस के नेता चुनाव तो लड़े लेकिन सिंबल वो समाजवादी पार्टी को, जो अबू आसिम आजमी के साथ हुआ है। तो इस टाइप की जो मतलब राजनीति जो बिल्कुल राजनीति आज की तारीख में बिल्कुल यू टर्न हो गई राजनीति का है। जो वो अब आप सोचिए कि क्या कल्पना कोई कर सकता है कि इतनी महंगाई है, 100 रुपया का 100 रुपया के पाव का लहसुन बन रहा है, बिक रहा है, 400 रुपया किलो आलू महंगा है, प्याज महंगा है, गेहूं आटा चावल सारी जी चीजें महंगाई है। इतनी महंगाई के बावजूद बीजेपी अगर सरवाइव कर रही है तो किस मतलब वो जी नरेंद्र जी, जी फार्मूला जो नरेंद्र है जी, वो आखिरी सवाल वो मैं जनता प्रवेश जी का से लेना चाहूंगा। उनको उनको निकलना है। प्रवेश जी ने बोला था कि कुछ थोड़ा ही समय है, तो बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। प्रवेश जी, आप कैसे देखते हैं आजम खान की इस चिट्ठी को जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश शायद ये है और अब जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम समाज है, वो नए विकल्प को देखेगा। तो आप कैसे देखते हैं वो नया विकल्प कौन हो सकता है? क्या कोई पार्टी बनाई जाएगी या फिर कोई और किसी दल के पास जाया जाएगा? किस तरीके से आजम खान की इस चिट्ठी को आप देख रहे हैं जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है? देखिए, आजम खान की चिट्ठी के बारे में जहाँ तक बात है तो उस चिट्ठी के बारे में अभी कोई पुष्टि तो हो नहीं रही कि आजम खान के ही द्वारा चिट्ठी लिखी गई है। उनकी कोई चिट्ठी उनके पैड पे नहीं लिखी गई है। और जिस तरीके से नरेंद्र जी ने अभी एक इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो किस तरीके की किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, और वो आज सत्ता में इन सारे मुद्दों के बावजूद, तमाम मुद्दे उन्होंने गिनवाए कि इन तमाम बड़े मुद्दों के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और लगातार चुनाव दर चुनाव राज्यों के बीच जीतती दिखाई पड़ रही है, तो उसके पीछे की खास वजह क्या है, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो राजनीति में दिखता नहीं है। तो अभी इस बारे में कुछ भी कहना मेरे हिसाब से तो गौरव जल्दबाजी होगा कि आजम खां क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके के आजम खां के तेवर रहे हैं और जिस तरीके की राजनीति आजम खां ने की है, तो राजनीति के वो तेवर आजम खां के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से को अगर हम देखें तो उस पार्टी में नहीं चल सकते, क्योंकि वो उसके फाउंडर मेंबरों में से एक है, संस्थापक सदस्यों में से एक है।
अगर आजम खां को डिसीजन ही लेना होता तो आजम खां को साल 2012 के चुनाव से पहले पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। लंबे समय वो पार्टी से बाहर रहे, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी नहीं रहे। उसके बावजूद भी वो डिसीजन नहीं लिया और फिर लोकसभा विधानसभा चुनाव 2012 से पहले उन्हें समाजवादी पार्टी की सदस्य उनकी जो निष्कासन था वो रद्द किया गया, उनको पार्टी में वापस लाया गया। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि आजम खां को इतनी जल्दी कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, और अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो पूरा प्रारूप, पूरा खाका तैयार करके चीजों में जाते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके से क्या प्रयास हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हमारी तरफ तो शिफ्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नारे, वादे, चुनाव का प्रचार, एजेंडा इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं मुसलमान उसको पसंद नहीं करता है। एक बड़ी वजह ये है, और फिर दूसरी वजह ये है कि कहीं ना कहीं जहां मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल मतदाता बाहुल वाली जो सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर लगातार चुनाव हार रही है, चुनाव दर चुनाव जीत नहीं पा रही है तमाम कोशिशों के बाद। उपचुनाव में जैसे रामपुर फार्मूले की बात की, रामपुर में वही कुंदरकी में भी लग गया रामपुर का फार्मूला, वो चुनाव जीत गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम चुनाव होगा, उस आम चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कुंदरकी या रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, या इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा जो अभी उपचुनाव के नतीजे कुंदरकी के आपको देखने में आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत कुछ अगर हम अपने लिए नहीं सह सकते तो हो सकता है कि उसमें बिखराव पैदा कर दिया जाए, तो बिखराव पैदा करके भी चुनाव जीता जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एंटी बीजेपी है, हो सकता है उसके लिए अभी से मुहिम चलती हो कि उसमें बिखराव कैसे पैदा किया जाए, उसको एकजुट होने से रोका जाए। तो एकजुटता में कहीं ना कहीं भंग डालने की कोशिश ये होती हुई दिखाई भी पड़ सकती है, और उसके साथ ही हो सकता है कि राजनीति में जो पार्टियां होती है, जो चाणक्य होते हैं, राजनीति के जो थिंक टैंक होते हैं, वो बहुत दूर तक की और बहुत दूर सोच कर कहीं ना कहीं चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीजें भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो 2027 का विधानसभा चुनाव है वो बहुत अहम है, और इसलिए भी अहम है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति जो करवट ले रही है, अब उत्तर प्रदेश ही उस करवट लेती राजनीति को तय करेगा कि अगली जो देश में जो राजनीति का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं चीजें बहुत कुछ बदलती हुई दिखेंगी, बहुत कुछ वातावरण, माहौल, राजनीतिक सिनेरियो आपको बदलता हुआ दिखाई देगा, और इस बदलाव में जी कहाँ क्या हो जाएगा इसके बारे में भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, उसकी कल्पना अभी हम नहीं कर सकते। जी। गौरव, तो ये हमारा एक विशेष अंक था जिसमें हमने हाल फिलहाल में चल रहे मुद्दों को लेकर चर्चा की। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश त्यागी जी, नवेंदु सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हैं। और आपको कैसी लगी हमारी ये बातचीत, आप हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं, और ऐसे ही इस कार्यक्रम को हम आगे जारी रखेंगे और हाल फिलहाल की खबरों पर अपने मेहमानों के साथ विशिष्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।